सो माय डियर किड्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड ऐसा कोई एक मेथड है जिसमें हम वैल्यू फाइंड करते हैं। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन, किसी भी एक क्वांटिटी की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन यूनिटरी मेथड। ओके, सो जैसे कि बहुत सारे क्वांटिटीज की वैल्यू दी हुई है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 7 पेंसिल्स की कॉस्ट दी हुई है और हमें 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, या हमें 12 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, तो वो जिस चैप्टर के अंडर में आते हैं वो है यूनिटरी मेथड। ओके, सो सिंपली वी यूनिट मीन्स वन, यूनिट डिजिट मीन्स वंस डिजिट, जो किसी भी नंबर की देखिए 1 2 3 4, इसकी जो यूनिट डिजिट है, इसकी जो वंस डिजिट है, यूनिट का मतलब 1 होता है। यूनिट का मतलब वंस डिजिट। यहाँ पर हम डिजिट की बात नहीं कर रहे, मैं आपको सिर्फ वर्ड यूनिट का मीनिंग बता रही हूँ। यूनिट का मतलब 1, और जब हमें 1 की वैल्यू निकालनी है तो उस मेथड में उस मेथड को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन आता है हमारे पास तो हमें कुछ रूल्स हैं जो अपने माइंड में रखने पड़ते हैं, क्योंकि कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। इसीलिए अगर हमें किसी चीज़ की कॉस्ट गिवन है, किसी चीज़ की कॉस्ट गिवन है और हमें किसी की निकालनी है, जिसकी कैलकुलेट करनी है, उसको हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड में से राइट साइड पे रखते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर 7 पेंसिल्स की कॉस्ट है, ओके, 28 रुपीज 28, ठीक है, ये गिवन है, ये वैल्यू मुझे गिवन है। अब मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है कि 17 पेंसिल्स का कॉस्ट क्या होगा। कॉस्ट फाइंड आउट करना है। कॉस्ट यानी कि कॉस्ट को हम इक्वल्स टू के राइट हैंड पे रखेंगे। हमेशा ये बात आप याद रखो, जो भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इट हैज टू बी पुट ऑन द राइट साइड, इक्वल टू के राइट साइड। द वैल्यू इज टू बी फाइंड, जो भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, टू बी फाइंड या टू फाइंड, that is to be find, that is to find, should be kept on the right hand side. ओके, तो ये आपका रूल नंबर 1 है। अगर आपने ये वैल्यू रखना सीख लिया तो आप आधे क्वेश्चन को तो सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अभी ये कभी भी जो वैल्यू है राइट साइड पर जो हम रखेंगे, जैसे मैंने वहाँ ₹28 लिया था, वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, यानी 1/28 नहीं होगा, ये हमेशा 28 यानी न्यूमरेटर में ही रहेगा। ये बात एक सेकेंड रूल है। थर्ड रूल है, अगर हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि 1 की वैल्यू, और हमें क्वेश्चन का मीनिंग पढ़ने से समझ में आ रहा है कि 1 की वैल्यू जो है वो हमेशा जो है ज़्यादा आएगी। इफ 1 इज मोर, 1 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। मोर का मतलब कि चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी लेफ्ट हैंड की वैल्यू से। ओके, और इफ
हमें समझ में आ रहा है कि 1 की वैल्यू कम आएगी, लेस आएगी। इफ 1 इज लेस तो डिवाइड होगा, राइट हैंड की वैल्यू डिवाइड होगी किससे? लेफ्ट हैंड से। ये 3 रूल्स आप दिमाग में, 4 रूल्स हैं जो बिठा लो कि जो भी वैल्यू हमें फाइंड करनी, सबसे पहले तो हम उसको राइट हैंड पे लिखेंगे, हमेशा उसको हम राइट हैंड पे लिखेंगे। दूसरी चीज, वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं जाएगी, न्यूमरेटर में जाएगी, डिनोमिनेटर में नहीं जाएगी, हमेशा न्यूमरेटर में जाएगी। और अगर हमें समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के कि एक चीज की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी, जैसे कि मैंने बताया था कि 7 पेन्स की कॉस्ट है 28 रुपीज, तो 1 पेन की कितनी होगी? अब 7 पेन अगर 28 के है तो 1 पेन तो कम का होगा ना, यानी हमेशा राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू से डिवाइड होगी। जैसे कि अगर हम इसमें करके देखें तो राइट वाली वैल्यू क्या है? 28, ये डिवाइड हो जाएगी किससे? 7 से, लेफ्ट वाली से। तो 7 के टेबल में 28 4 टाइम्स आता है। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि 1 की वैल्यू का जो आंसर है वो मोर आएगा, ज्यादा में आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे राइट को लेफ्ट से। और अगर हमें लगता है कि 1 की वैल्यू कम आएगी तो हम डिवाइड करेंगे राइट को लेफ्ट से। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से यूनिटरी मेथड। मैं कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट करती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ एग्जाम्पल 1, इरेजर देना मुझे, वो डस्टर। ओके, सो एग्जाम्पल 1 मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। ठीक है, सिंपल है। इफ द कॉस्ट ऑफ 30 meters of cloth is rupees 345. Okay, so what will be the cost of 16 meters of cloth? ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? सबसे पहला रूल था कि जो भी फाइंड करना है उसको राइट हैंड पे लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे इस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या मिलता है? यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करनी है, और दिया क्या है? लेंथ दी है, ये देखिए मीटर्स में दिया, ये मीटर्स में दिया, मीटर दिया है, कॉस्ट फाइंड करनी है। ओके, सो कॉस्ट को हम राइट हैंड पे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हम the cost of 30 meter cloth is rupees 345। कॉस्ट मैंने राइट पे लिखी है क्योंकि मुझे कॉस्ट ही फाइंड करनी है सेकंड कंडीशन में। पहली कंडीशन है कि कॉस्ट 30 मीटर की कॉस्ट दी है और 16 मीटर, सेकंड कंडीशन में 16 मीटर की कॉस्ट निकालनी है। तो फर्स्ट कंडीशन की कॉस्ट मैंने लिख दी। अब मैं यहां से पहले 1 मीटर की, मैंने बताया ना यूनिटरी मेथड, सबसे पहले 1 मीटर की कॉस्ट निकालूंगी। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। ऑब्वियसली बात है कि 30 मीटर का कपड़ा है, उसकी इतनी कॉस्ट है, तो 1 मीटर का कपड़ा अगर ले रहे हैं, सिर्फ 1 मीटर का, तो कॉस्ट कम होगी ना। और मैंने बताया था अगर आंसर लेस होता है तो राइट हैंड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड की वैल्यू से डिवाइड करना है। सिंपल, तो आप इतना समझ के रखो, 345 को डिवाइड करना है 30 से। ये डिवाइड कर दिया मैंने, इसके डिनोमिनेटर में लिखा है क्योंकि डिवाइड करना है। अब यहाँ से हमें कॉस्ट निकालनी है 16 की। चाहे तो इसको हम यहीं सॉल्व कर लें, पर हम अगला स्टेप भी कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर विल बी, यहाँ से ये वैल्यू आई, इसको कॉपी करेंगे 345 अपॉन 30 इंटू 16।
इतना समझ में आ रहा है? ओके, मैंने यहाँ डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमें पता है, ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो लेस ही कॉस्ट होगी, इससे तो कम होगी, तो इसलिए डिवाइड कर दिया। अगर इससे ज़्यादा होती तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते। ओके, अब हमने यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट अगर इतनी सी है, सिर्फ इतनी 345 डिवाइड बाई 30, तो 16 मीटर की कितनी होगी वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हमें पता चल रहा है कि जो आंसर आएगा वो इससे तो ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 6 are 50 and 5 9 are 45 and 5 6 are 50 30 and 5 6 are 30, 5 9 are 45, 5 6 are 30। ठीक है, और 2 से 2 3 are 2 8 are। ओके, सो यहाँ से और ये सिंप्लीफाई होगा। ओके, तो 3 2s are 6, 3 3s are 9, that is रुपीज चल रहा था ये, रुपीज 23 into 8, इसका आंसर आ जाएगा। हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 3 24, 2 कैरी, 8 to the 16 plus 2 18, इसका आंसर आ जाएगा ₹184। आपको पूरा स्टेटमेंट में लिखना होगा, द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹184। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने जो आपको रूल्स बताए, तीनों रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं कि जो भी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हमेशा राइट पे रखेंगे, और जब हमें 1 की वैल्यू निकालनी, हमें पता है कि 1 की वैल्यू इतने से ज़्यादा नहीं आएगी, कम आएगी, तो हमने राइट हैंड को डिवाइड किया लेफ्ट हैंड से। ये देखिए डिवाइड किया, और जब हमें 1 की निकालनी, अब हमें कितनी निकालनी है, 16 की निकालनी है। तो हमें पता है कि 1 की जब इतनी कम है तो 16 की तो ज़्यादा होगी, इससे 16 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर नीचे कट करके सॉल्व कर लिया। 23 into 8 आ गया 184। सिंपल है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो द एग्जाम्पल नंबर 2। इफ, अब यहाँ पे मेन की बात आई, मेन वुमेन वाले जो क्वेश्चन होते हैं लेबर वाले, वो हम यहाँ पे करके देखते हैं। मेन एंड वर्क वाले। इफ 25 मेन, 25 यानी 25 मेन, 25 आदमी, 25 मेल्स अगर किसी काम को कैन फिनिश अ वर्क इन 24 days, ये एक कंडीशन हमें दी है। ठीक है, देन हाउ मैनी मेन, देखिए मेन निकालना है यहाँ पे, तो यानी कि मेन की वैल्यू को राइट हैंड पे रखेंगे। मेन कैन फिनिश इट, यानी वो जो काम हमें दिया है, कोई सेम वर्क है, इन 20 days। अगर कोई साइट पर काम चल रहा है, कोई भी ऑफिस में, फैक्ट्री में काम चल रहा है और उसमें 24 डेज में 25 मैन काम कर रहे हैं, अगर 25 मैन मिल के काम कर रहे हैं तो काम 24 डेज में खत्म हो रहा है। पर ना, हमें 24 डेज में काम नहीं चाहिए, हमें तो 20 डेज में काम चाहिए। तब कितने मैन रिक्वायर्ड है, तो इसका सोल्यूशन निकाल के देखते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मैन फाइंड करना है, तो हम मैन को इधर रखेंगे राइट हैंड पे। सो इन 24 days वर्क इज डन बाय 25 मैन। मैंने इधर रखा क्योंकि मुझे मैन फाइंड करना है, इसलिए मैंने राइट हैंड पे रखा।
अभी 1 डेज में क्या होगा, कितना वर्क डन होगा? जब 25 मैन मिलके कर रहे थे, 24 दिन में कर रहे थे, तो एक दिन में तो बहुत सारे मैन चाहिए होंगे, अगर वही सारा काम हमें एक दिन में करना है। तो इसीलिए जब ज्यादा हमें पता है वन डे में काम करने में बहुत सारे मैन चाहिए होंगे, जब हमें समझ में आ रहा है कि 1 का आंसर मोर आएगा, मोर, तो मोर मतलब मल्टीप्लाई करने से चीजें बढ़ती है ना, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 25 को, राइट हैंड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड से। ओके, ये देखो, ओके, तो एक दिन में इतने मैन काम करेंगे। अभी हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें एक दिन का तो नहीं निकालना, हमें 20 डेज का निकालना है। तो इन 20 डेज क्या होगा, वर्क इज डन बाय, अब एक दिन में जब इतने सारे कर रहे हैं तो फिर 20 दिन हो गए, फिर दिन बढ़ गए, यानी अब जो है मैन कम हो जाएंगे। तो मैन कम हो जाएंगे मतलब मैन डिवाइड हो जाएंगे, किससे, 20 से। किससे, राइट साइड की वैल्यू डिवाइड होगी लेफ्ट हैंड की वैल्यू से। लेफ्ट हैंड में क्या लिखा है, 20। ओके, सो 5 5s are 25, 5 4s are 20 and 4 6 are 24, that is 5 6 are 30 men। आप ये करके देख लो, 30 men will be required to do the work that can be finished into 20 days। अगर हमें वही सेम वर्क 24 डेज की बजाय 20 डेज में करना है तो हमें 30 men रिक्वायर्ड होंगे। ओके, सो एग्जाम्पल 2 बहुत सिंपल है, ऐसा देखकर कंफ्यूजिंग लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, बट वो बहुत सिंपल है अगर हम उन 2-3 रूल्स को जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए हैं उसको माइंड में रख के चलेंगे तो। सो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नंबर 3, ओके। इसमें क्या है, इफ 4 men और 7 women, मतलब या तो 4 आदमी या 7 औरतें, ठीक है, या तो सिर्फ 4 आदमी या सिर्फ 7 औरतें किसी भी काम को कर सकती हैं, कैन फिनिश अ वर्क इन 60 डेज। 60 डेज में जाकर ये हमें दे सकती हैं काम, ठीक है। मतलब सिर्फ 4 मैन करेंगे तो 60 डेज में कर पाएंगे, और सिर्फ अगर मैन की जगह पर सिर्फ 7 वुमेन करेंगी तो भी काम 60 डेज में ही खत्म होगा, पर यहाँ पर 4 की जगह 7 वुमेन है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है, देन ये कंडीशन है, देन इन हाउ मैनी डेज, then in how many days same work can be done, the same work can be done, days कैलकुलेट करने हैं तो can be done by 8 men। अब यहाँ पर 8 men and 7 women। अब यहाँ पर या तो सिर्फ मेन काम कर रहे थे तो 60 डेज में हो रहा था, या सिर्फ वुमेन कर रहे थे तो 60 डेज में हो रहा था। अब अगर मैं 8 मेन दे रही हूँ और 7 वुमेन दे रही हूँ, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो फिर कितने दिन में, तो कम दिन में हो जाना चाहिए, है ना। तो सॉल्यूशन निकाल कर देखते हैं। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि वर्क ऑफ 4 men इज इक्वल टू वर्क ऑफ 4 men इज इक्वल टू वर्क ऑफ 7 वुमेन। कि जो एक काम 4 आदमी मिलके कर सकते हैं वो 7 औरतें मिलके कर सकती हैं, ठीक है। तो यहां से वर्क ऑफ 1 man निकालेंगे, वर्क ऑफ 1 man। भाई अगर 4 आदमी मिलकर
इतना काम कर रहे हैं, तो सिर्फ एक आदमी तो कम काम कर पाएगा ना। कम मतलब लेस। चीजें मल्टीप्लाई से मोर होती हैं और किससे लेस होती है? डिवाइड से लेस होती हैं। तो राइट हैंड को डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड से, तो सिंपल आंसर लिख देंगे 7/4 वुमेन। मतलब एक मैन का काम 7/4 वुमेन के बराबर है। इतना समझ के चलो। अब हमें यहाँ पर कितने मैन मिल रहे हैं? 8 मैन मिल रहे हैं। तो वर्क ऑफ 8 मैन। एक मैन ने इतना सा काम किया, तो 8 मैन ने, यानी यहाँ आदमी तो बढ़ गए तो काम भी तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 2 8 यानी 14 वुमेन बराबर हैं। 8 मैन के 14 वुमेन बराबर हैं। ठीक है। सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 8 मैन और 7 वुमेन, पर हमारे पास तो यहाँ 14 वुमेन है। ठीक है, तो अब हमें 8 मैन तो हो गए, पर हमें यहाँ पर 7 वुमेन चाहिए। अब उसके लिए क्या करेंगे? वर्क ऑफ 8 मैन प्लस 7 वुमेन। क्या होगा वो? 8 मैन की वैल्यू क्या है? 8 मैन की वैल्यू 14 वुमेन है और 7 वैल्यू तो हमें दी हुई है। मतलब टोटल कितनी वुमेन हो गई? 21 वुमेन। ठीक है, टोटल वुमेन कितनी हो गई? 21। अब हमें पता है कि 7 वुमेन कोई काम को कर सकती हैं 60 डेज में। ठीक है, यहाँ पर 21 वुमेन है। सो अभी मैं इसको इरेज करके चल रही हूँ, लास्ट स्टेप को छोड़ रही हूँ ताकि हम उसे कॉपी कर सके। मेरे बोर्ड में इतनी स्पेस नहीं है। ठीक है, ओके। सो 21 वुमेन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 वुमेन, अगर हम वुमेन लेके चल रहे हैं तो मैन अभी नहीं ले रहे क्योंकि ये दोनों का काम बराबर है। तो 7 वुमेन कोई वर्क को 60 डेज में कर सकती हैं। 7 वुमेन किसी वर्क को 60 डेज में कर सकती है। तो एक वुमेन कितने दिन में करेगी? कम दिन में करेगी। अगर 7 वुमेन 60 डेज ले रही है तो 1 वुमेन तो बहुत सारे दिन ले लेगी, तो ज्यादा लेगी, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 40 डेज, 420, 6 7 42 और ये 0, 420 डेज ले लेगी एक वुमेन। जब 7 वुमेन 60 डेज ले रही थी तो सिर्फ एक वुमेन लेगी 420 डेज। तो हमें यहाँ पे कितनी वुमेन है? 21 वुमेन है। तो 21 वुमेन, फिर काम कम हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा। 420 डिवाइड होगा 21 से। राइट हैंड डिवाइड होता है लेफ्ट हैंड से। ओके, 21 is 21, 21 2 42, 20। यहाँ पर डेज आ गए 20 डेज। ये देखिए 20 डेज, डेज डेज डेज, और हमें क्या कैलकुलेट करना था? डेज। इतना समझ में आ गया आप सबको? तो 3 एग्जाम्पल्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस कर लिए। ये वीडियो मेरा टू बी कंटिन्यूड पे जाएगा, क्योंकि आप पहले ये वीडियो देखें, इसको रिव्यू करें। अगर कहीं भी आपको डाउट फील हो रहा है तो आप मुझसे क्वेश्चन करें, कुछ एग्जाम्पल है तो आप मुझसे पूछें, और ये वीडियो मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। ओके, सो दिस वीडियो विल बी continued and I will discuss more examples on it. Thank you. Thanks for watching. Bye. Bye. Bye.